बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर आना और जाना। इससे पहले हम जान चुके हैं कि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो अपने खुद के ज़िंदा रहने के लिए बाहर के माहौल से चीज़ें एक्सचेंज करता है। कुछ चीज़ें अंदर आती हैं जैसा कि खाना, और कुछ चीज़ें बाहर जाती हैं जैसा कि वेस्ट मटेरियल। और चीज़ों का ये आना जाना सेल मेम्ब्रेन, यानी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके थ्रू होता है। और ये आना जाना किन तरीक़ों से होता है वो दर्ज झेल हैं, जैसे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उसके अलावा ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इस वीडियो के अंदर हम डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की डिटेल जानेंगे। डिफ्यूजन की सादा डेफिनेशन यही है कि मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज़, यानी मोर कंसंट्रेशन वाली जगह से लेस कंसंट्रेशन वाली जगह पे जाना, ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ वाली जगह पर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। और मैटर चाहे किसी भी हालत में एग्जिस्ट करता हो, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स ऑलवेज़ इन अ रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दर्जा हरारत 0 केल्विन से ऊपर होना चाहिए, और ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो अचीवेबल नहीं है। 0 केल्विन -273 डिग्री सी के इक्वलेंट होता है। मादे में मौजूद, यानी मैटर में मौजूद अक्सर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ हरकत करते हैं, अगरचे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम से ज़्यादा की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह मजमूई, यानी नेट जो इनकी मूवमेंट है, हरकत है, वो ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ ही होती है। मॉलिक्यूल्स आखिरकार मतवाज़न हालत को पहुंच जाते हैं जिसमें वो सारे इलाके में बराबर फैल जाते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल्स हाई थे, उसके बाद वो डिफ्यूज़ होना शुरू हुए, यानी ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम इर्तिकाज़ वाली जगहों पर जाना शुरू हुए, और बिल आखिर वो पूरे कंटेनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी एक कांस्टेंट स्टेट में, एक मतवाज़न हालत में आ। इसको बताने का मकसद ये है कि सेल के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के आर पार मादों की जो हरकत है उसका असूली तरीका डिफ्यूजन है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह को देखें तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए सेल के अंदर एक्सचेंज होते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, तो वो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर आती है, और डिफ्यूजन के थ्रू वो हमारे ब्लड में चली जाती है, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, क्योंकि बाहर से जो ऑक्सीजन आ रही होती है वहाँ उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ब्लड में कम है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है और फिर ब्लड में ट्रैवल करती हुई तमाम सेल्स तक पहुँचती है। और इसी तरह बाकी दूसरी गैसेज और बाकी मटेरियल और मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज़्यादा होती है, तो और बाहर उसकी जो कंसनट्रेशन है वो कम है, तो वो हमारे बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज़ हो जाती है। इसी तरह से मैरीन एनिमल्स, यानी मछलियों में जो गिल्स होते हैं, वो भी हमारे फेफड़ों की तरह ही जो गैसों का तबादला है या गैशियस एक्सचेंज है वो करते हैं। उसके अलावा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी से विलाई की ब्लड कैपिलरीज में चले जाना भी, ये भी डिफ्यूजन की एक एग्जांपल है। अच्छा, इस डिफ्यूजन में एक इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, इसमें तवानाई की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस तरह की जो डिफ्यूजन होती है उसको हम पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसके बाद बारी आती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो आपको किसी ट्रांसपोर्टेशन या किसी व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब उन्होंने डिफ्यूज़ होना होता है तो उन्हें कोई फैसिलिटेटर चाहिए होता है जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सके, या जिस पर सवार होकर वो ट्रैवल कर सकें। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब कोई मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज़ नहीं हो सकता तो वो प्रोटीन को एज ए कैरियर यूज़ करता है, और वो उस प्रोटीन के साथ बाइंड कर कर डिफ्यूज़ करता है सेल के, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार।
इस कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कहते हैं, जिसकी मदद लेकर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ करते हैं। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी मादे को ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ जाने में मदद दे तो इस अमल को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसी डिफ्यूजन की रफ्तार सादा डिफ्यूजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि हेल्प ली जा रही है प्रोटीन की, जिसको एज ए ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है, क्योंकि इसमें भी तवानाई नहीं यूज़ हो रही। थर्ड नंबर पे बारी आती है ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस पानी के मॉलिक्यूल की हरकत है एक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऐसे इलाके में से जहाँ पर उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन में आपको पता है कि पानी चूँकि सॉल्वेंट होता है और उसकी कंसंट्रेशन सोल्यूट से ज़्यादा होती है, तो उस सोल्यूशन में से पानी जो है वो मूव करता है और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद उस सोल्यूशन में जाता है जहाँ पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। और यहाँ आप डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि ये वाला जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और यहाँ से पानी मूव कर रहा है उस सोल्यूशन की तरफ जो कि कंसंट्रेटेड है। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस के असूल समझने के लिए हमें सोल्यूशन की ताकत यानी टॉनिसिटी का नज़रिया जो है वो समझना पड़ेगा। टॉनिसिटी का मतलब है मुआजना किए जाने वाले दो सोल्यूशंस में सोल्यूट्स की मुतनासिब मिकदार। अब तीन तरह के सोल्यूशंस हो सकते हैं। सबसे पहले हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं। ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट ज़्यादा मिकदार में है। उसके बाद हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो सकता है, ये वो सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट कम मिकदार में है। और एक आइसोटोनिक सोल्यूशन हो सकता है, ये वो सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट्स जो हैं वो इक्वल क्वांटिटीज़ में मौजूद होते हैं। अब सेल के हवाले से टॉनिसिटी क्या रोल प्ले करती है, इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि अगर हम एक एनिमल सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में रखें जो कि आइसोटोनिक है, यानी ये वाला सोल्यूशन है। आइसोटोनिक का मतलब ये है कि जो बाहर सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर वाले सोल्यूशन की तरह ही है। तो सेल में दाखिल होने वाला पानी सेल से बाहर निकलने वाले पानी के इक्वल होगा और सेल का जो हुजम है उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो चूंकि बाहर वाला जो पानी है उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है और सेल के अंदर वाले पानी के अंदर कम है, तो ऑस्मोसिस के रूल को फॉलो करते हुए जो पानी है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। और तीसरे नंबर पर अगर हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो बाहर वाला जो सोल्यूशन ये जार के अंदर है वो उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है और जो सेल का सोल्यूशन है उसके यानी जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो हाइपरटोनिक है। तो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ पानी मूव करेगा और सेल जो है वो फूल जाएगा पानी जज़ब करके और सेल रप्चर कर जाएगा, सेल फट जाएगा। ये केस है एनिमल सेल के साथ। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पौधों के सेल्स की बात करें तो पौधों के सेल्स पर एक सख्त और गैर लचकदार सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से इनमें पानी के तवाज़ुन के मसाइल मुख्तलिफ हैं। पौधों के ज़्यादातर सेल्स को हाइपोटोनिक माहौल मुहैया होता है, जिसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोल्यूशन का इर्तिकाज़ सेल के अंदर की निस्बत कम होता है। इसके नतीजे में पानी पहले सेल के अंदर और फिर इसके वैक्यूल्स के अंदर दाखिल होता है। और हमें पता है कि पौधे के सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है। जब वैक्यूल साइज़ में बड़ा हो जाता है तो साइटोप्लाज्म सेल वॉल के अंदर से बैरूनी तरफ दबाव लगाता है जो कि थोड़ी सी खिंच जाती है। मजबूत सेल वॉल की वजह से सेल फटता नहीं है बल्कि तन जाता है। एनिमल सेल की बात करें तो उसमें सेल फट जाता है क्योंकि उसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल की बात करें तो इसके बाहर सेल वॉल है जिसकी वजह से सेल रप्चर नहीं होता।
ऐसी हालत में सेल के अंदरूनी पानी के सेल वॉल पर बाहर की तरफ पड़ने वाली दबाव को टर्गर प्रेशर, जबकि इस फिनोमिना को या इस मज़हर को टर्गर कहते हैं। आइसोटोनिक माहौल में सेल के अंदर पानी का मजमूई दखूल इसे टर्जिट रखने के लिए काफ़ी नहीं होता, इसलिए सेल नरम और ढीला हो जाता है। एक हाइपरटोनिक माहौल में पौधे के सेल से पानी का इखराज होता है और साइटोप्लाज्म सेल वाल के अंदर ही सिकुड़ जाता है। साइटोप्लाज्म के इस तरह सिकुड़ जाने को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑस्मोसिस का जो फिनोमिना है ये गार्ड सेल्स पर भी इफ़ेक्टिव होता है। पत्ते की एपिडर्मिस के नीचे जो है वो छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से पत्ता गैसेस का एक्सचेंज करता है और उन सुराखों को स्टोमेटा कहते हैं। और वो जो स्टोमेटा होते हैं उनके गिर्द कुछ सेल्स होते हैं, यानी ये सुराख है तो इसके गिर्द जो हैं कुछ सेल्स होंगे, ठीक है, जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं। जब पौधे ने अपने पत्तों के अंदर मौजूद इन सुराखों को ओपन करना होता है तो इन गार्ड सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है उनकी टोनिसिटी यानी वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं और हाइपरटोनिक होने की वजह से पानी जो है वो उनके अंदर सराउंडिंग से दाखिल होता है और वो स्वेल कर जाते हैं। और जब वो स्वेल करते हैं तो ये जो सुराख है स्टोमेटा जिसको कहते हैं ये ओपन हो जाता है और जब इस सुराख को बंद करना मकसूद हो तो अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो दोबारा से हाइपोटोनिक हो जाता है बाहर की निस्बत, तो पानी जो है वो बाहर मूव कर जाता है हाइपरटोनिक की तरफ और ये सुराख जो है ये दोबारा से बंद हो जाता है। इस तरह से पौधे के पत्ते के नीचे मौजूद स्टोमेटा अपने आप को खोलते और बंद करते हैं और ये सारा जो प्रिंसिपल इसके पीछे काम कर रहा है वो ऑस्मोसिस है। अब इनको हाइपर टॉनिक करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है जो पौधा दिन में बनाता है और इस वजह से ये सुराख जो है वो खुले होते हैं, लेकिन रात के वक्त चूंकि पौधे ग्लूकोज नहीं बना रहे होते तो अंदर का जो इनका इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। इस वजह से पानी बाहर निकल जाने की वजह से सुराख जो हैं वो बंद हो जाते हैं। आखिर में बात करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के इल्म की एप्लीकेशंस की, यानी इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में या उसके अलावा बाकी जगहों पर कैसे हो सकती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है कि मादों को अलग अलग करने के काबिल होती है। चूँकि बैक्टीरिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुज़र सकते, इसलिए इन्हें वायरसेस से अलग करने के लिए मजनूई तौर पर तैयार करदा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा पीने के पानी की सफाई के जदीद तरीक़ों में भी ऐसे फ़िल्ट्रेशन सिस्टम्स लगे होते हैं जिनमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती हैं। इस अमल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स पानी से नमकियात को अलग करती हैं और इस अमल को रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं, जिसमें प्रेशर के ज़रिए पानी को मेम्ब्रेन में से गुजार दिया जाता है और पीछे जो हैं वो नमकियात रह जाती हैं। और वाटर प्योरीफिकेशन की इस टेक्निक को रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें पानी हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, चूँकि हमने पानी को क्लीन करना है इसलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरने के बाद यहाँ पर जो पानी है वो हाइपोटोनिक है तो उस तरफ जा रहा है, यानी ऑस्मोसिस का रिवर्स हो रहा है, इसलिए इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और एक्टोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।